औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फॉर BBA सेकंड मैक्रो इकनॉमिक्स। इसमें हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इससे पहले हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम पढ़ी थी, जिसमें हमने GDP, GNP, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। अब एक कंट्री के लिए जब आप नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं उसके 3 बेसिक अप्रोचेस हैं। इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यानी हम नेशनल इनकम को किस तरह मेजर करेंगे, 3 डिफरेंट मेथड से इसकी मेजरमेंट करेंगे। एक हमारे पास है द आउटपुट अप्रोच। The output approach. Second one is income approach. और जो third one है that is known as expenditure approach या method. एक कंट्री की नेशनल इनकम की एस्टिमेशन के लिए ये 3 मेथड्स हम यूज़ करते हैं। अब हम एक एक को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ओके, द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द प्रोडक्ट या आउटपुट अप्रोच। आउटपुट अप्रोच को हम प्रोडक्ट अप्रोच भी कहते हैं। अब इस अप्रोच में, इस मेथड में हम नेशनल इनकम को किस तरह एस्टिमेट करते हैं। द प्रोडक्ट अप्रोच concentrates on finding aggregate production of a country. Aggregate production of a country यानी एक कंट्री की जितनी भी प्रोडक्शन होगी उस सब का मजमुआ जो होगा एग्रीगेट होगा। ठीक है, इस मेथड में हम सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करेंगे। सो दिस इज़ अ डायरेक्ट मेथड। in which the total value of all goods and services produced in the country is find out। यानी हम पूरे कंट्रीज़ के जितने भी हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उनका मजमुआ लेंगे, उनकी टोटल वैल्यूज़ लेंगे और फिर उनको सम अप करेंगे। जब हम उसको सम अप कर देंगे, जो वैल्यू हमारे पास आखिर में आएगी वो नेशनल इनकम कहलाएगी थ्रू प्रोडक्ट अप्रोच। फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह, इसमें हम पूरे कंट्रीज़ को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। यानी एक साइड पे हम सेक्टर लेंगे, जितने भी सेक्टर्स हैं इस कंट्री में, और जितनी वो एनुअल एक साल में प्रोड्यूस करते हैं उसकी मार्केट वैल्यू को कंसिडर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर एग्ज़ाम्पल एक साल में उसके कितना प्रोडक्शन किया है उसकी फ़ाइनल वैल्यू लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 2 मिलियन का प्रोडक्शन किया एक साल में। उसके बाद हम लेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर लेंगे। ठीक है, उसने फॉर एग्ज़ाम्पल 400 मिलियन रुपीस की उसने मार्केट वैल्यू की प्रोडक्शन की है एक कंट्री में, एक इकॉनमी में। इस तरह हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर लेंगे, कम्युनिकेशन सेक्टर लेंगे, उसने भी इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक वैल्यू हम ले लेते हैं कितनी प्रोडक्शन की है। इस तरह माइनिंग सेक्टर है, इसने एक साल में कितनी प्रोडक्शन की है उसकी मार्केट वैल्यू है जो है। इस तरह हम जितने भी एक कंट्री में जो सेक्टर्स होते हैं उन सब को ले लेंगे, उनकी मार्केट वैल्यू को लिख लेंगे और फिर इस सब को हम सम अप कर देंगे। जो सम अप करने से हमारे पास वैल्यू आएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 750 मिलियन आती है या 1000 मिलियन आती है, तो ये क्या होगी, ये उस कंट्री की नेशनल इनकम कहलाएगी। किस अप्रोच के बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट अप्रोच।
इसके बाद जो सेकंड मेथड है दैट इज़ नोन एज द इनकम अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होगा, इसमें हम सेक्टर्स वाइज कंट्रीज़ को नहीं लेंगे, बल्कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको जो रिवॉर्ड मिलता है उसको कैलकुलेट करेंगे और जो फाइनल वैल्यू सम अप करके आएगी वो नेशनल इनकम कहलाएगी। जैसे कि दिस अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन फाइंडिंग the total output of a nation by calculating the national income received by the factors ऑफ प्रोडक्शन। यानी इस मेथड में जो टोटल आउटपुट होगा, जो टोटल प्रोडक्शन होगा एक कंट्री का, एक नेशन का, वो किस तरह कैलकुलेट होगा कि उसकी नेशनल इनकम जो लोग रिसीव करते हैं, इनकम जो लोग रिसीव करते हैं टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी लैंड से, लेबर से, कैपिटल से, ऑर्गेनाइजेशन से, इन सब को जो रेंट मिलता है, वेजेस मिलती हैं, इंटरेस्ट रेट मिलता है और प्रॉफिट मिलता है, इन सब को हम ऐड अप कर लेंगे। जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी वो नेशनल इनकम कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम इनकम सोर्स लेंगे, यहाँ पे हम टोटल अमाउंट ले लेंगे। ठीक है, अब इनकम सोर्स में क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री में कितना रेंट है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल 130 मिलियन है। इस तरह लोगों को वेजेस एंड सैलरीज कितनी मिलती है, जो फॉर्मल हो, जो रिकॉर्डेड हो, वो 200 मिलती है फॉर एग्ज़ाम्पल। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरेस्ट रेट 70 है जो कैपिटल को मिलता है। इसके अलावा प्रॉफिट्स वगैरह हैं, प्रॉफिट्स हमारे कंट्री में फॉर एग्ज़ाम्पल 200 की मिलती है सबको, 200 मिलियन की। इस तरह ये हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जितने भी रिवॉर्ड्स हैं ये काउंट है। अब हम इस इनकम अप्रोच के थ्रू नेशनल इनकम को किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इन सब को ऐड अप कर लेंगे। जब हम सबको ऐड अप करेंगे सो नेशनल इनकम विल बी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 500 मिलियन कर दें, जो भी कर दें, दैट इज़ नोन एज द नेशनल इनकम थ्रू इनकम अप्रोच। ओके, नाउ द थर्ड मेथड इज़ एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर से मीन्स अखराजात है, जितनी भी कंट्री में अखराजात होती हैं टोटल, उसको हम एक्सपेंडिचर अप्रोच कहते हैं। सो in this method we add up the total expenditures incurred by the people and government both on consumer goods and capital goods। यानी जितने भी हमारे पास अखराजात होते हैं एक कंट्री के, जो कि लोग करते हैं, आम पब्लिक करती है एंड गवर्नमेंट करती है, किस चीज़ पे, कंज्यूमर गुड्स पे या कैपिटल गुड्स पे, वो जब हम उसको सम अप करते हैं जो वैल्यू आएगी वो नेशनल इनकम कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स होती हैं। एक हमारे पास होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितने लोग सर्फ दौलत पे जितने वो अखराजात करते हैं। इस तरह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, इस तरह
पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी इन्वेस्ट करते हैं, उस पर जो अखराजात होती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट्स के अपने एक्सपेंडिचर्स अखराजात होती हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स पे एंड इंपोर्ट्स पे जो अमाउंट आती है, इन सब की वैल्यू हम लिखेंगे एक कंट्री में एक साल के दौरानिए के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 300 है, 40 है, 60 है, ठीक है, 200 है, 100 है। सो अब हम इन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, जो फाइनल अमाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल 750 मिलियन आता है। सो ये अमाउंट क्या है, ये हमारे पास टोटल नेशनल इनकम है, कौमी आमदनी है। किस मेथड के थ्रू? एक्सपेंडिचर अप्रोच के थ्रू। सो ये 3 हमारे पास मेथड्स हैं फॉर द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब एक्सप्लेन करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अब नॉमिनल और रियल जीडीपी में क्या फ़र्क है? जीडीपी तो बेसिकली हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि टोटल मार्केट वैल्यू जो होती है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि हम एक साल के दौरानिए में प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमने इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसको हम जीडीपी कहते हैं। अब नॉमिनल और रियल जीडीपी में क्या फ़र्क है? नॉमिनल जीडीपी है, इसको हम एनजीडीपी भी कहते हैं, व्हेन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज are valued at their current prices in the market is called nominal GDP। nominal GDP जब जितने भी हमारे पास एक कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उसकी हम वैल्यू लेते हैं मौजूदा प्राइसेस पे। करंट प्राइसेस मीन्स मौजूदा प्राइसेस पे एक मार्केट में, उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल हम इस तरह लेंगे कि 2018 की वैल्यू हमने लिए, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट की प्राइस हम लेते हैं एंड आउटपुट लेते हैं, इससे हमारे पास टोटल जो नेशनल इनकम है वो आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे 10 रुपये है और आउटपुट हम 100 यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक की प्राइस 10 रुपये है और हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारी टोटल नेशनल इनकम यहाँ पे कितनी होगी? 1000 होगी। 2019 का दूसरा साल, उसमें क्या हुआ है कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई और हम वही 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा? 2000 नेशनल इनकम आया है। अब ये 2000 जो इंक्रीज़ आया है, ये किस वजह से आया है? आउटपुट तो कांस्टेंट है, आउटपुट की वजह से तो नहीं आया। हाँ, उसके प्राइसेस में चेंज आया है, उसकी वजह से हमारा नेशनल इनकम में भी इजाफा हुआ है। यानी हमने कोई नया आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया, तो दैट इज़ नोन एज द नॉमिनल जीडीपी। नाउ इन केस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द रियल जीडीपी, it is stated that in रियल जीडीपी, या इसको हम आरजीडीपी भी कहते हैं, इन ऑर्डर टू ओवरकम द मिसलीडिंग एस्पेक्ट ऑफ नॉमिनल GDP, another method is used known as the real GDP, ठीक है। In this production of all goods and services, in a country during 1 year, which is valued at constant prices, valued at constant prices। यानी जब नॉमिनल जीडीपी का जो एक मिसलीडिंग एस्पेक्ट आ रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड में क्या होगा कि जितने भी हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक कंट्री में एक साल के दौरानिए में,
ठीक है, वो वैल्यू करते हैं हम किस प्राइसेस के थ्रू, कांस्टेंट प्राइसेस के थ्रू हम उसकी वैल्यू करते हैं। मींस प्राइसेस में चेंज नहीं आया बल्कि उसके आउटपुट में चेंज आया है। सो ये नॉमिनल रियल जीडीपी कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे दोनों एग्जांपल्स को एक साथ लेते हैं, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी की। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि नॉमिनल जीडीपी इज़ ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस के थ्रू जितनी प्रोडक्शन हो है वो नॉमिनल जीडीपी कहलाएगी। रियल जीडीपी क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट प्राइसेस, यानी प्राइसेस में चेंज नहीं आएगा बल्कि उसके प्रोडक्शन आउटपुट में चेंज आएगा। सो देखते हैं, 2018 की वैल्यू लेंगे, यहाँ पे प्राइसेस लेंगे, यहाँ पे आउटपुट लेंगे और ये इक्वेट होता है नेशनल इनकम के। यहाँ पे भी एक ईयर लेंगे, प्राइसेस लेंगे, आउटपुट लेंगे और नेशनल इनकम ले लेंगे। अब देखें करंट प्राइसेस नॉमिनल जीडीपी क्या है। फिर से एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपये है और एक मुल्क में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है। सो उस कंट्री की नेशनल इनकम कितनी होगी? 1000 होगी। 2019 में क्या हुआ है? नया साल आ गया, प्राइसेस बढ़ गई, 20 हो गई, लेकिन आउटपुट वही सेम है। सो नेशनल इनकम कहाँ पे बढ़ी है? 2000 तक बढ़ गई है। अब ये जो नेशनल इनकम में, कौमी आमदनी में इजाफा आया है, ये आउटपुट की वजह से नहीं आया, लेकिन मीन्स हमने और प्रोडक्शन नहीं किया बल्कि प्राइसेस के बढ़ने की वजह से हमारा नेशनल इनकम हमें वो चीज़ शो कर रहा है। अब इस मिसलीडिंग एक्सपेक्ट को ख़त्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम कांस्टेंट प्राइस मेथड यूज़ करते हैं रियल जीडीपी का। फॉर एग्जांपल, वही प्राइस 10 रुपये है, 100 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते हैं और 1000 हमारी नेशनल इनकम है। 2019 में क्या हुआ है? प्राइसेस वही सेम है, कांस्टेंट प्राइसेस है, प्राइसेस में चेंज नहीं आया बल्कि आउटपुट में चेंज आया है। आउटपुट 100 से बढ़ गया 200 तक। सो ये 2000 हमें नेशनल इनकम शो कर रहा है। अब ये 2000 किस वजह से शो हो रहा है? यानी प्राइसेस में फ़र्क नहीं आया, बल्कि एक अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि हमारे आउटपुट यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, मुल्क में प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से जो हमारे पास नेशनल इनकम की फ़िगर शो हो रही है, दैट इज़ नोन एज द रियल जीडीपी। नाउ डिफ़िकल्टीज़ इन मेजरिंग द नेशनल इनकम। अब जब हम एक कंट्री के लिए नेशनल इनकम, कौमी आमदनी एस्टिमेट करते हैं, उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं, वो फॉलोइंग है। डिफ़िकल्टीज़ इन मेजरिंग नेशनल इनकम। फर्स्ट डिफ़िकल्टी जो हम फेस करते हैं नेशनल इनकम के मेजरिंग में, वो है फ्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फ्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कुछ प्रोडक्शन हमारे पास कंट्रीज़ में ऐसी होती हैं जिसका हम रिवॉर्ड रिसीव नहीं करते, वो हमारे पास फ्री होती हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर अपने चाइल्ड को ख़ुद पढ़ाता है, बच्चे को ख़ुद पढ़ाता है, तो वो तो पैसे वो नहीं लेता, रिवॉर्ड नहीं लेता, उसका पैसे चार्ज नहीं करता। सो ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। इसके अलावा हमारी जो हॉबी होती है, गार्डनिंग वगैरह, ठीक है, ये भी, उसका तो हम मुआवजा नहीं लेते। सो ये भी क्या होगा? एक डिफ़िकल्टी है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, क्योंकि ये जीडीपी का हिस्सा नहीं होती। इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग से मुराद ये है कि आप एक प्रोडक्ट को 2 दफ़ा काउंट करते हैं उसके प्रोडक्शन को, ठीक है। सो ये भी डबल काउंटिंग का एक प्रॉब्लम है, ये भी एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल ये है कि हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे आपने उस चीज़ को डबल काउंट नहीं करना, जो उसकी फ़ाइनल वैल्यू आती है गुड की, वही सिर्फ नेशनल इनकम में काउंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्कर है, इसकी फ़ाइनल वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ है। सो ये 100 रुपीज़ क्या होगा? ये सिर्फ जीडीपी में काउंट होगा। यही नहीं कि इसके निब की कीमत 20 रुपये है, फिर इस पे जो प्लास्टिक कवर है ये 40 रुपये है, और फिर इसकी फ़ाइनल जो कीमत है वो 100 है, तो ये कितना बन गया? ये 160 बन गया है। 160 तो नेशनल इनकम में ये डबल काउंटिंग में हिसाब होगा। हमने क्या करना है? सिर्फ 100 रुपीज़ को काउंट करना है, क्योंकि इस 100 में इसके सारे जो कॉस्ट है वो शामिल हैं इसमें। क्लियर? इसके अलावा थर्ड है ब्लैक या इल्लीगल इनकम। इस कंट्री में इल्लीगल इनकम्स वगैरह, स्मगलिंग वगैरह, ये चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। सो ये भी नेशनल इनकम में एक डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि ये जीडीपी में काउंट नहीं होगी, क्योंकि इसका हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता। 4th नंबर पे है
लैक ऑफ रेलेवेंट डेटा, लैक ऑफ रेलेवेंट डेटा। हमारे पास जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिस तरह पाकिस्तान वगैरह या बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, उसमें क्या होता है हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं होता। सो उस डेटा की प्रॉपर ना होने की वजह से भी हमारे मेजरमेंट्स में प्रॉब्लम आती है। हम सही एस्टीमेट नहीं लगा सकते कि हमारी कौमी आमदनी कितनी है। इसके अलावा भी जो है लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ जो कि डेटा कलेक्ट करता है, वो उन लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं होती। सो उनको पता नहीं होता कि किस तरह इस चीज़ का सही डेटा और सही मालूमात जो है वो इकट्ठी करनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास है लैक ऑफ नॉलेज है, लोगों के पास इग्नोरेंस होता है। कुछ कारोबार वगैरह ऐसे होते हैं जिनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड वो नहीं रखते अपने पास, उनके प्रॉपर एक अकाउंटिंग वो नहीं होती, ऑडिट नहीं होता उनका। सो उसकी वजह से भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसके अलावा पीपल्स एटीट्यूड, पीपल का एटीट्यूड भी कुछ ऐसा होता है जो डेवलपिंग नेशंस हैं कि वो मतलब ज़्यादा आपके साथ कोऑपरेटिव नहीं होते आपको एक प्रॉपर डेटा प्रोवाइड करने में। सो ये मुख्तलिफ हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जो कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में फेस हम करते हैं।